जय सिया राम, राधे राधे। क्या जी, आज के विचार भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सुमित पीर शो में हमेशा की तरह हमारा निवेदन यही रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो खुलासे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इजराइल के सबसे मोस्ट डेडली अंडर कवर इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसका नाम है डेविल्स एडवोकेट यूनिट। ये क्या करता है, इसको ज्यादा पावर कैसे मिल रही है, रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और ये तुर्की वालों ने क्या कर दिया। काफी सारे खुलासे जो आपके साथ है, तो जरा बनिए रहेगा एंड तक। और मेरा निवेदन तो आपके पास है, चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, एक इजराइल में हाईली सेंसिटिव, हाईली सिक्योर्ड यूनिट होता है एक इंटेलिजेंस का, इसका नाम है डेविल्स एडवोकेट यूनिट। इसका एक इजरायली नाम भी है, बट दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इंटरनेशनली। अब ये यूनिट जो बना था, ये कुछ साल पहले बना था और इसको आईडीएफ के नीचे रखा था, इजराइल डिफेंस फोर्स के नीचे। ये बेसिकली एक ऐसा यूनिट है जो हर तरह के इंटेल दुनिया में हर तरह से गैदर कर सकता है। पर ये माना जाता है कि इन्होंने 2 बार जो इजराइल पे हमला हुआ था, जो पीछे बड़े हमले, उसके बारे में काफी इन्होंने जानकारी इजरायली गवर्नमेंट को दी थी। इजरायली गवर्नमेंट को क्या, आईडीएफ को दी थी। पर आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी होती है, कई इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, तो कई बार इंटेल को एक्शनेबल इंटेल ना मान के उसको दरकिनार किया जाता है। अब ये जो यूनिट है, अब ये माना जा रहा है कि अभी अभी इजराइल में फैसला हुआ है, जो इजराइल की पार्लियामेंट ने किया है, ये यूनिट डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू के नीचे आएगी। आपने एक अमेरिकन मूवी देखी होगी, प्रेसिडेंट्स मैन, हॉलीवुड की मूवी है प्रेसिडेंट्स मैन, कुछ वैसी परिकल्पना कीजिए। ये यूनिट डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू के नीचे आएगी। मतलब आप मान लीजिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल यूनिट है जो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करती है और जो उनको पूरा इंटेल देती है। इन द मीनवाइल एक और खबर आती है जी, ये देखिए जी, तुर्किया ने, अरे खलीफा तो नाराज लग रहा है भाई, खलीफा ने पूरी रिलेशंस कटल कर दी है, काट दी है इजराइल के साथ। ये मेरी इजराइल से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे इजराइल परेशान हो रहा हो तेरे साथ रिलेशन रखने के लिए। एनीवे, तो ये जिस यूनिट की बात कर रहे थे, तो इसको माना जाता था यूनिट बड़ा अच्छा है, बहुत ग्राउंड पे इंटेल लाता है, पर इंटेल का प्रोसेस नहीं हो पाता। अब यहाँ से कुछ इंटेल आई तो उन्हें वहां इंटेल आएगी, यहाँ से कुछ, तो इंटेलों का मेल में लाभ होता है, फिर डिसाइड एक प्रोसेस होता है इंटेल का, जबकि इसराइल की इंटेल बहुत जबरदस्त है। अब जो नया प्रपोजल आया है उसके अनुसार ये जो डेविल्स एडवोकेट यूनिट है, ये डार्ट बन लेगा, इसराइल का सबसे खतरनाक जहरीला तीर बनेगा। क्यों? अब ये पहले बेंजामिन नेतन्याहू के डायरेक्ट नीचे आएगा, शिनबेट, मोसाड और जो इनकी बाकी इंटेलिजेंस की एजेंसी है, इंक्लूडिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये उनसे इनपुट मंगा सकते हैं। अब पहले क्या थे, आईडीएफ को देते थे, आईडीएफ होने दे तो वेरीफाई करते थे, आगे देना नहीं देना, गेम पलट गया पूरा। अब ये इंटेल गैदर करेंगे डायरेक्ट, और अगर मोसाड से कुछ मंगाना है, शिनबेट से कुछ मंगाना है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से कुछ मंगाना है, और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल में, उनसे इंटेलिजेंस मंगा के एक अपना कंसोलिडेटेड इंटेल सीधा प्रधानमंत्री को, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को देंगे। तो मतलब ये एक सुप्रीम इंटेलिजेंस बॉडी बनी है इसराइल। क्या बोलोगे इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, कोई भी व्यक्ति जिसका लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो, इसको उसमें रिक्रूट कर सकते हैं। वो इजरायली हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया में कहीं पे भी आप उसको रिक्रूट कर सकते हो। उसको आप सैलरी, पैसे या जो भी देने हो आप दे सकते हो। इसका मतलब है एक ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ, आप बोलिए फ्रीलांसर्स बोलिए, आप प्रोफेशनल्स बोलिए, अब जो बोलिए वो बना सकता है। अगर कल को इस यूनिट में आप पाकिस्तान में लोग भर्ती कर सकते हो, आप मोरक्को में, मोरतानिया में, अल्जीरिया में, कहीं भी भर्ती कर सकते हो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब इसका मॉडल क्या है, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, मुझे नहीं पता, बट ये यूनिट आने वाले टाइम में दुनिया में अगर कहीं सांस भी लेंगे तो आपको पता लगेगा। कई बार क्या होता है, आजकल इंटेलिजेंस कैसे चलती है, अगर कोई कांड हो गया तब आपको पता लगती है। यहाँ देखिए, ट्रम्प का भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि जी मेरे को पूरा एफबीआई को, मेरा पूरा सीआईए को और पूरा पेंटागन को मुझे रिवाइव करना है। एक जरा ये चित्र देखिए ट्रम्प साहब का, ये रशियन मीडिया दिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फोटो, जो खबरें आ रही हैं, पेंटागन की आधे से ज्यादा पेंटागन की सफाई होगी, सीआईए का रिवैम्प होगा और एफबीआई का रिवैम्प होगा।
और आप में से काफ़ी लोग कैश पटेल जी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई कैश पटेल को नहीं बनाएंगे ये। जो ट्रंप का अभी तक सिस्टम दिख रहा है, दे आर ऑल कोकेशियन व्हाइट मेल क्रिश्चियंस, जिनको बड़े बड़े पद दिए हैं, कुछ फीमेल्स को भी दिया है, मोस्टली मेल कोकेशियन व्हाइट मेल्स, क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स, नहीं होंगे तो ज्यूज। और मुझे लगता है जो यूएन में सेक्रेटरी, यूएन के एम्बेसडर भेजी और तुलसी गाबार्ड को छोड़ के कोई ज़्यादा महिलाएं मुझे दिखी नहीं है। तुलसी गाबार्ड भी अमेरिकन तो ही, बट तुलसी गाबार्ड इज मिलिट्री ट्रेंड। और एक और उनकी विशेषता है, अगर ये माना जाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, भाई अगर पाकिस्तान की जासूसी करनी, इंटेलिजेंस रखनी, तो भारतीय से उपयुक्त कौन मिलेगा। और ये जो ट्रंप ने एनएसए लिए, इज बिलीव टू बी एंटी चाइना का, एंटी चाइना हॉक जिसे कहते हैं, और चाइना की सिट्टी पिट्टी घूमा इसके सिलेक्शन के बाद। अभी तो वास्तविकता ये है, जो ट्रंप का कैबिनेट है वो ज्यादा प्रो इजराइल है देन बेंजामिन नेतन्याहू का कैबिनेट इन इजराइल। इससे पूरे मिडिल ईस्ट की हवाई उड़ी पड़ी है, जबकि मिडिल ईस्ट ने पीछे सर्कस लगाया था, 57 मुल्कों को बुला के एक ब्रेव फ्रंट सामने खड़ा किया था। पर आप मेरी बात मानिए, जो डेविल्स एडवोकेट यूनिट है, ये भाई साहब इंटेलिजेंस की दुनिया में तूफान ले आएगा। ये उस लेवल तक जा सकता है जिस लेवल तक जिहादी सोच भी नहीं सकते। ये उस लेवल तक पेनिट्रेट कर सकता, और यहाँ मेंबर परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, ये मुझे नहीं पता क्या होगा, बट it can get intel from anywhere. It is not depending on any organization, और ये इंटेल सीधा बेंजामिन नेतन्याहू तक आएगा। कई बार क्या होता है ना, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटेल होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है स्ट्रक्चर्ड इंटेल। कई बार हमारे पास कुछ इंटेल आता है, हम बोल देते हैं और वो सच हो जाता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटेल है, पर इंटेल आता है। मैं आपको बता दूं, आज मेरी किसी मित्र से इजराइल में बात हो रही थी, और एक चीज तो बिल्कुल है जिसका मुझे अंदेशा था, और जो जिसके बारे में मैं खुल के बोल रहा हूँ कि आने वाले 50 दिन भारत के लिए, विश्व के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए बहुत भारी है। क्यों? इन 50 दिनों में ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। ट्रांजिशन ऑफ पावर पे भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। यहाँ आपको कुछ इसमें कुछ डिकोड करेंगे तो आप बहुत कुछ समझेंगे। मुझे नहीं लगता कि ट्रांजिशन ऑफ पावर बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि बरकत हुसैन ओबामा को पता है ये 50 दिन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 5 साल बाद, 4 साल बाद ट्रंप ओबामा को चलने लायक भी नहीं रखेगा। तो ये 40 दिन में क्या करेगा, पूरा इजराइल सहमा पड़ा है। पूरे इजराइल के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ मैं संपर्क में रहता हूँ, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उन्हें बहुत डर लग रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको ये जरा वीडियो देखिए आप सभी, आपको ट्रांजिशन ऑफ पावर के बारे में कुछ यहाँ अटकलें मिलेंगी, देखिए जरा। Looking forward to having a, like they said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome. Thank you. Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Thank you all. अब यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन की कभी बात ही नहीं हो रही थी। उसने कहा हम कोशिश करेंगे आपका ट्रांजिशन हो, तो ट्रंप ने भी बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया। ऐसे अटकलें लग रहे हैं कि ट्रांजिशन को लेकर चीजें स्मूथ नहीं जाने वाली यूएस में। और सच मानिए 50 कयामत के दिन है कि इसमें क्या होगा, कौन सी त्रासदी टूटेगी, मुझे नहीं पता। डीप स्टेट चुप नहीं बैठेगा, बरकत चुप नहीं बैठने वाला, और ये जो उसके पौधे हैं जितने भी हैं दाएं बाएं, ये चुप नहीं बैठने वाले। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज जो मैं देख पा रहा हूँ, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ इंटेल एंड क्वालिटी ऑफ योर नेटवर्क। ट्रेडिशनल वेज ऑफ गैदरिंग इंटेल आर आउटडेटेड। आज आपका नेटवर्क कितना, आज आपके रिसोर्सेज कहाँ, कितने फैले हुए, दैट विल डिटरमाइन एवरीथिंग। क्योंकि खतरा आपके लिए किसी भी कंट्री में बन सकता है आज की डेट में। पूरे 57 मुल्क खड़े हो गए तेरी याद में, ठीक है? तो अब उनमें से किसी की नीयत कितनी है, अच्छी है कितनी बुरी है, हम नहीं बता सकते। तो ये जो इजराइल में हुआ, मैं ये चाहूंगा कि भारत में भी एक ऐसा यूनिट बताया जाए जो डायरेक्ट मोदी जी को रिपोर्ट करे। हाँ, RAW है, IB है, जो भी है वो अलग अपनी जगह है। एक अलग यूनिट बनाया जाए जो बिल्कुल रिपोर्ट करे और जो बिल्कुल इंटेल बताए। इसमें आप किसी भी बंदे को रिक्रूट कर सको दुनिया में, कहीं भी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। देखिए आजकल इंटेल इज गोल्ड।
अगर आपको इंटेल टाइम पे मिल जाती है, आप कुछ भी कर सकते हो। या FBI या CIA और या पेंटागन के रिवैम्प की बातें हो रही है, दो दे हैव नॉट डन टू मच ऑफ अ बैड जॉब, उनकी रिवैम्प की बातें हो रही है। तो अगर उसी चीज को हम देखें तो आपको नहीं लगता हमारे यहाँ भी बहुत बड़े रिवैम्प्स की जरूरत है, बहुत बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जिसमें अब हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में ट्रेंड हो रहा है। नसरुल्लाह की मौत, इस्माइल हनिया हो, मोहम्मद दईफ हो, ये जितने भी, फवाद शकूर हो, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इनकी मौत कैसे हुई? वॉज प्रिसाइज इंटेल, वॉज एग्जैक्टली द इंटेल विच यू नीडेड टू एलिमिनेट दम, और वो जरूरी है। और आपको क्या लगता है ये हमास वाली लड़ाई रुकेगी? नहीं रुकेगी। हमास इज डिसफंक्शनल बट हिजबुल्लाह इज नॉट। हिजबुल्लाह अब भी सक्रिय है, अब भी सक्रिय है। इजिप्ट के साथ पीस है, देखिए कब तक रहती है। जॉर्डन के साथ पीस है, देखिए कब तक रहती है। और हाँ, मैं एक अटकला लगा रहा था जो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था भाई। मेरी आज किसी जो मेरी बंदे से बात हुई, मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है। मुझे आज जान के एक बड़ी चीज हुई। मैंने आपको कई बार बोला है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को ऐसा माना जाता है $2 बिलियन से ज्यादा डॉलर कतरियों ने दिए साफ फंडिंग के लिए। अब कतरी कॉर्नल, और ये तो मतलब वही वाली होती है कि गर्म आइसक्रीम। अब कतरी जो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं, उन्हें कॉर्नल से क्या लेना देना? वाई आर दे फंडिंग कॉर्नल यूनिवर्सिटी? मेरे दिमाग में ये चीज काफी दिनों से घूम रही थी और मुझे इसका आंसर आज मिल गया। आज मुझे पता लगा कि कल या परसों कॉर्नल यूनिवर्सिटी ने, जिसका मैं एलुमनाई हूं, जो मुझे क्या बोलूं, उन्होंने एक कोर्स निकाला है। यू कैन डू अ कोर्स ऑन द जेनोसाइड ऑफ गाजा। इस पे पूरा पूरा कोर्स निकाला है गाजा में होने वाले जेनोसाइड को लेके। अब आप समझिए कि जो 2-2 बिलियन की फंडिंग जा रही थी, किस लिए जा रही थी? यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं, रिसर्च करने के लिए नहीं, या कोई नया इन्वेंशन या कोई पेटेंट फाइन करने के लिए नहीं। ह्यूमैनिटी को बेहतर बनाए, वो हमें कोई मतलब नहीं। हमें इस्लामिक प्रोपेगेंडा को कैसे आगे चलाना, इस्लामिक प्रोपेगेंडा को कैसे विश्व स्तर पे ले जाना है, इसका काम हो रहा था। अब $2 बिलियन तो बात होते हैं साहब। देखिए, कहते हैं ना, इन when money talks bullshit walks, this is exactly what is happening in America। और ट्रंप को इस चीज को रोकना पड़ेगा, और अगर आप इस चीज को नहीं रोकोगे तो विनाश निश्चित है। मैं बार बार आपको कहूँ, डेवलपमेंट इज नॉट द गोल्डन एरो, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू बेसिक्स। और मैं फिर आपको यहाँ बता दूं, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज एंडिंग। हर कोई दिन ब दिन आत्मनिर्भर होना चाहेगा, आत्मनिर्भर होना चाहेगा, और आत्मनिर्भर होकर रहेगा। कनाडा में भी कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिसको देख के हमारा दिल दहल जाता है। आज हमने देखा कि भाई अर्श ढल्ला को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, पर उसके बारे में कुछ बोल नहीं रही। अब ये देखिए, ये निजर का रिप्लेसमेंट है, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन वही है जिन्होंने बेअंत सिंह जी को मारा था, हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को। तो ये आतंकवाद का खुला समर्थन राजनीतिक कारणों के लिए, ये मुसलमान कंट्रियों की मीटिंग जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, इन सब का नाम तक नहीं लिया। 7 अक्टूबर 2023 की बात तक नहीं हुई। अब हम क्या माने दुनिया में, क्या देखे दुनिया में? कब तक शुतुरमुर्ग रहेंगे? हमारी पॉलिटिकल करेक्टनेस हमारा सबसे बड़ा शत्रु और उनका सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें पता है ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड पॉलिटिकली करेक्ट होगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, और हम इसी का फायदा उठा उठा के अपनी दुकानें चलाते रहेंगे। इसका निश्चय हमें करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता। या देश और धर्म की बात आती है, आई अवॉइड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, दो आई कैन स्पीक ऑल द पॉलिटिकली करेक्ट स्लैंग, बट अवॉइड दैट, बिकॉज वास्तविकता वास्तविकता है। यहां हमें चीजें दिन ब दिन डिटोरिएट होती नजर आ रही है। इनका इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ गया है। नहीं तो एक बार बताइए, लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 1/4 पॉपुलेशन, 10 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, 20 टाइम्स डॉलर रिजर्व्स की तो बात ही नहीं, डॉलर ही मालिक के लोग छापते हैं। तो इनको बेसिक्स पे जाने की क्या जरूरत पड़ी आज? इनको बेसिक्स पे इसलिए जाने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो आपका विरोधी पक्ष है, ये सभ्यता की लड़ाई है। ये सभ्यता आपको जीने नहीं देगी, किसी को दुनिया में जीने नहीं देगी। और एक दिन यहाँ इतना लोगों का प्रेशर पड़ता है कि लीडर भी बेचारे परेशान होके झुक जाते हैं और यही बात करने लगते हैं। देखिए, अगर आप देखिए, आज मेरा ओपिनियन बदल गया है। MBS, दैट इज सऊदी, कतर, ईरान और पाकिस्तान, 4 थे लिस्ट में। पहले मैं पाकिस्तान, ईरान और कतर की बात करता था,
मैं सऊदियों की बात नहीं करता था, पर आज की डेट में मैं बोलूंगा ये 4 लिस्ट में है। These are the 4 countries that directly indirectly sympathizing with terrorists, और इसको हमें नोट करना चाहिए। ये जो पीछे मीटिंग थी, इट वाज एपिटोम ऑफ इस्लामिक हेजेमनी एंड शोइंग देयर ब्रूट पावर। चाहे उस पावर की कितनी औकात है वो मैटर नहीं। अगर आज एक नॉन मुस्लिम अलायंस बने और तब देखिए कि मिलिट्री पावर क्या है, जीडीपी क्या है, वर्ल्ड ट्रेड पे कंट्रोल कितना, आबादी कितनी, और वो 15 चीजों पे बेंचमार्क करोगे तो कहीं खड़े भी नहीं होंगे। बट ये आज खड़े हो रहे हैं आपको, और हम पॉलिटिकल करेक्टनेस के मामले में, भारत हो बाकी कंट्री, पॉलिटिकल करेक्टनेस के मारे में फंस के पिट रहे हैं। आज अमेरिका भी एक निर्णायक मोड़ पे। अमेरिका के पास 4 साल है, 4 साल बाद कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, हमें भी अपने चीजों पे डिसीजन लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें आगे करना क्या है, क्योंकि बात वही है, मेक hay while the sun shines, when it is water under the bridge there's nothing you can do about it। ये कहावत है, ये वास्तविकता जिंदगी की है। इजराइल में मैं जो ये चेंजेस देख रहा हूँ, जो इजराइल के लोगों से मेरी बात होती है, मैं जो चेंजेस देखता हूँ, माइंड बॉगलिंग एंड आई सैल्यूट द रिजॉल्व। अगर आज वो अपने लिए नहीं लड़ेंगे ना, आपके लिए यहाँ भारत में यूएस मरीज लड़ने नहीं आ रहे। इजराइल भी खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है और पैसे देकर हथियार खरीद रहा है, तो लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हथियार का भी पैसा देना पड़ेगा। तो भारत को भी सीखना चाहिए। हमारे आसपास 2 हॉस्टाइल नेबर्स है, पाकिस्तान और चाइना, और बाकी कंट्रीज अब जा रहे हैं, कभी दाएं घूमती है कभी दाएं घूमती है। उनके तो वो हो गया, हफ्ता हो गया उनको पैसे देते रहो, जब तो उनके पैसे चलते वो चुपचाप रहती है, पैसा खत्म होता है उसके बाद वो पलट जाती है। कल हमने पी गुरु चैनल पे आपको बोला था कि बांग्लादेश में देखिए हालत क्या है। एक हिंदू लेडी थी, बिजनेसमैन थी, उसका किराएदार आता है, 30-35 हजार दिलाता है, उसका बलात्कार करता है, उसको निर्वस्त्र करके नंगा परेड कराते हैं, और ये हो रहा वहां पे, ये वहां पे हो रहा है। बट आज समस्या है कि उन बेचारे हिंदुओं के लिए कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। क्या अपने लिए वो खुद लड़ सकते? नहीं लड़ सकते साहब। लड़ाई नंबरों का खेल है, लड़ाई टेक्नोलॉजी का खेल है, लड़ाई पैसे का खेल है। जब आपके पास तीनों है, ना नंबर है, ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा, कैसे लड़ोगे? कैसे लड़िएगा बताइए? और उनकी अपेक्षा और उपेक्षा भारत पे। देखिए भारत क्या करेगा, कहां तक लड़ेगा, मुझे नहीं पता, ये भी देखने का विषय है। चीजें थोड़ी विस्मित करने वाली जरूर है, बट मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी है। हिंदू जागरण और हिंदू का तन मन और धन से जोड़ना एक ही विकल्प है, अन्यथा बातें नहीं बनेंगी। और हमें भी अपनी फौज बढ़ानी चाहिए, हमें अपने शस्त्र बल बनाना चाहिए, सैन्य बल बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आएगा। और मैं आपको ये कंफर्म करता हूँ, आज ईरान, इसराइल और अमेरिका का युद्ध होके रहेगा, और चीजें मिडिल ईस्ट में थोड़ी गड़बड़ होंगी, उसमें कोई डाउट है नहीं। आज मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, पहले मैं एमबीएस का सऊदियों का नाम नहीं लेता था, आज मैं यूएई का नाम नहीं ले रहा हूँ, एज ऑन डेट मैं कुवैत का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट सऊदी, ईरान, पाकिस्तान और ऑफ कोर्स कतर, इनका नाम तो भाई खुल के सामने आ गया। देखिए जो प्रभु की इच्छा। पर अगर इजराइल ऐसे स्टेप ले सकता, अगर इजराइल प्रोएक्टिव हमला कर सकता, अगर अमेरिका में पेट्रियट एक्ट हो सकता, अगर इजराइल कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट कर सकता, सवाल ये है दुनिया में महाशक्ति भारत ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकता? तब तक हम रिएक्टिव रहेंगे। क्या आज अमेरिकन इंटरनेशनल परसेप्शन की परवाह करते? इजराइल करता, ईरान करता, पाकिस्तान करता, सऊदी करता? कोई नहीं करता। चाइना करता? कोई नहीं करता। तो भाई इस इंटरनेशनल परसेप्शन के बारे में और हमारी इमेज के बारे में जो हम एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पाथ पे चल रहे हैं, ये पाथ कब तक सस्टेनेबल है? ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कब तक सस्टेनेबल है? ये कुछ मूलभूत प्रश्न है जो मैं भारत विचार के माध्यम से डालना चाहता हूं। एंड अगेन, देयर इज नेवर अ गुड डे टू स्टार्ट, बट देयर इज ऑलवेज अ डे टू स्टार्ट। वो आपको और हमको समझना पड़ेगा। यही था आज का विचार भारत विचार में। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, भाई जरा ये काम कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए ये यूट्यूब का कंपल्शन है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसको
हमें इसको करना पड़ेगा और हमारा विचार ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये चीज़ अनिवार्य है। मेरी एडवाइजरी से जो जुड़ना चाहते हैं भाई, सिंपल सी बात है, smoothie.com पे आइए, और एक ईमेल आईडी पे व्हाट्सएप नंबर भी, उसके माध्यम से आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए और मैं खुद आपको इसमें हेल्प करता हूँ। दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, हम जूम के माध्यम से जुड़ते हैं। यही था आज का विचार, भारत विचार में आपसे आगे देना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। याद रखिए, अगर छोटा सा इजराइल इतना कुछ कर सकता तो इतना बड़ा भारत, समर्थशाली शक्तिशाली भारत क्या नहीं कर सकता। नमस्कार।